नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे एमडीएस न्यूज चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 7 दिसंबर के सभी मुख्य समाचारों और तमाम बड़ी खबरों के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आप सभी तक सभी ताज़ा खबरें जल्द ही पहुंचा सके। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए खबरों पर नजर डालें। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले अपडेट की ओर। भारत में बड़ा एफडीआई पहुंचा $500 करोड़ के पार। जानिए किस देश से कितना आया एफडीआई। देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई इक्विटी प्रवाह अप्रैल 2000 से सितंबर 2020 के दौरान $500 अरब के आंकड़े को पार कर गया है। इससे पता चलता है कि दुनिया में भारत की गिनती एक सुरक्षित और महत्वपूर्ण निवेश गंतव्य के रूप में होने लगी है। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड डीपीआईआईटी के आंकड़ों के मुताबिक इस अवधि में देश में $500.12 अरब का एफडीआई आया है, जिसमें से 29% एफडीआई मॉरिशस रास्ते से आया है। किस देश से मिला कितना एफडीआई? आपको बता दें, मॉरिशस के बाद सिंगापुर से करीब 21%, अमेरिका, जापान और नीदरलैंड से 7% आया है। वहीं ब्रिटेन से करीब 6% एफपीआई आया है। मिला $144.71 अरब का निवेश। इस अवधि में भारत को मॉरिशस से $144.71 अरब तथा सिंगापुर से $106 अरब का एफडीआई मिला है। इसके अलावा जर्मनी, साइप्रस, फ्रांस और कैमन आइलैंड से भी देश को अच्छा विदेशी निवेश मिला है। कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। कोरोना वैक्सीन फाइजर ने भारत में कोरोना टीका लगाने की सरकार से मांगी इजाजत, लेकिन फंसा ये पेच। रूस में जहां आम लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन उपलब्ध हो गया है, वहीं ब्रिटेन में मंगलवार से लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगा। इन सबके बीच कोरोना वैक्सीन को लेकर भारत में भी अच्छी खबर आई है। ब्रिटिश दवा निर्माता कंपनी फाइजर की भारतीय इकाई ने उसके द्वारा विकसित की गई कोरोना वायरस की वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की औपचारिक मंजूरी के लिए भारतीय औषधि महानियंत्रक डीसीजीआई में आवेदन किया है। हालांकि फाइजर ने इसके लिए भारत सरकार के सामने एक शर्त भी रखी है। फाइजर का कहना है कि अगर वैक्सीन के कारण किसी को गंभीर साइड इफेक्ट होते हैं तो पीड़ितों को मुआवजा देने का भार उस पर न हो। उसकी मांग है कि भारत सरकार ही पीड़ितों को मुआवजा दे और ऐसी स्थिति में फाइजर की कोई भी जिम्मेदारी न हो। बताया जा रहा है कि फाइजर की इस शर्त से भारत सरकार नाखुश है। आपको बता दें कि ब्रिटेन ने बुधवार को फाइजर के कोविड-19 टीके को आपातकालीन उपयोग के लिए अस्थायी मंजूरी प्रदान की थी। ब्रिटेन के बाद बहरीन शुक्रवार को दुनिया का दूसरा देश बन गया है जिसने दवा निर्माता कंपनी फाइजर और उसके जर्मन सहयोगी बायोनटेक द्वारा विकसित कोविड-19 टीके के आपात इस्तेमाल की औपचारिक मंजूरी दी है। दवा कंपनी पहले ही अमेरिका में ऐसी ही मंजूरी के लिए आवेदन कर चुकी है। व्हाट्सएप को लेकर बड़ा अपडेट। अब व्हाट्सएप पर ही तुरंत जाने ट्रेन का पीएनआर स्टेटस, ये है पूरा प्रोसेस। पॉपुलर मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप का इस्तेमाल कई सरकारी विभाग और प्राइवेट संस्थान करते हैं। अब जल्द ही भारतीय रेलवे से जुड़ी जानकारी आपको व्हाट्सएप पर ही मिल जाएगी। यूजर को यह सुविधा हासिल करने के लिए रेलोफी नाम के नए फीचर की मदद लेनी होगी। रेलोफी फीचर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब रेल यात्रियों को ट्रेन की जानकारियों के लिए अलग अलग वेबसाइट्स पर नहीं जाना पड़ेगा। ट्रेन से जुड़ी सारी जानकारियां एक जगह पर ही मिल जाएंगी। रेलोफी रेलवे से जुड़ी कई जानकारियां व्हाट्सएप पर उपलब्ध कराएगा। इसमें यात्रा में लगने वाले समय, पीएनआर स्टेट्स, ट्रेन लेट होने, स्टेशन अलर्ट जैसी जानकारियां शामिल हैं। इस फीचर से अपकमिंग स्टेशन के बारे में भी जानकारी मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं अगले बड़े अपडेट की ओर। साइबर जालसाजों ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वीसी को बनाया निशाना, फिर हुआ ये। इलाहाबाद विश्वविद्यालय एयू की पहली महिला कुलपति संगीता श्रीवास्तव को विश्वविद्यालय के प्रमुख का पदभार संभालने के कुछ दिन बाद ही साइबर जालसाजों द्वारा निशाना बनाए जाने की जानकारी सामने आई है। जालसाजों ने ऑनलाइन उपहार खरीदने के लिए श्रीवास्तव के नाम से एक ईमेल अकाउंट का इस्तेमाल किया। कुलपति की ओर से इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर द्वारा पुलिस शिकायत दर्ज कराई गई थी। रिपोर्ट के अनुसार संगीता श्रीवास्तव के नाम से एक ईमेल एयू रजिस्ट्रार के आधिकारिक खाते में भेजा गया था। उस संदेश में वीसी की ओर से एयू रजिस्ट्रार को तत्काल आधार पर ई कॉमर्स साइट से कुछ उपहार खरीदने के लिए कहा गया था। ये है पूरा मामला। संदेश में कहा गया है कि वीसी वर्तमान में एक बैठक में है और उनके पास खुद खरीदारी करने के लिए उनके बैंक कार्ड भी उपलब्ध नहीं है। ईमेल मिलने के बाद एयू रजिस्ट्रार ने तुरंत कुलपति को सूचित किया, जिसके बाद उन्होंने इस संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज करने के लिए कहा। कर्नलगंज के एसएचओ अवन कुमार दीक्षित ने कहा, आईटी एक्ट और आईपीसी के अन्य संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। साइबर सेल द्वारा आगे की जांच से पता चला कि कई अन्य व्यक्तियों को भी कुलपति के नाम का उपयोग करके एक ही संदेश भेजा गया है। इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। बाबरी विध्वंस की 28वीं बरसी पर ओवैसी बोले, इस नाइंसाफी को कभी मत भूलना। बाबरी मस्जिद विध्वंस को आज 28 साल हो चुके हैं।
इस मौके पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने उस दिन को याद किया है। वहीं उन्होंने ट्वीट के जरिए इस मस्जिद के बारे में आने वाली पीढ़ियों को इस मस्जिद के बारे में बताए और सिखाए जाने की मांग की है। खास बात है कि सालों पुराने मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया था। इसके अलावा अयोध्या में 6 दिसंबर को सुरक्षा के मजबूत इंतजाम किए गए हैं। रविवार को किसी भी समुदाय के लोगों को कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति नहीं दी गई है। ओवैसी ने लिखा, अगली पीढ़ी को यह बताने और सिखाने का याद रखें कि 400 से ज्यादा सालों से हमारी बाबरी मस्जिद अयोध्या में खड़ी थी। हमारे बुजुर्गों ने इसके हॉल में नमाज पढ़ी है, इसके मैदान में अपने रोजे तोड़े हैं और जब उनका इंतकाल हुआ तो उन्हें पास के कब्रिस्तान में दफनाया गया। एक अन्य ट्वीट में ओवैसी ने लिखा, 1949 में 22-23 दिसंबर की रात में हमारी बाबरी मस्जिद को अपवित्र किया गया और 42 सालों के लिए कब्जे में कर लिया गया। उन्होंने लिखा, 1992 में आज की इस तारीख पर हमारी मस्जिद को दुनिया के सामने ढहा दिया गया। इसके लिए जिम्मेदार लोगों ने एक दिन भी सजा नहीं भुगती। खास बात है कि दोनों ट्वीट में ओवैसी ने आखिर में लिखा है, इस नाइंसाफी को नहीं भूलना। एआईएमआईएम के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से की गई एक पोस्ट में भी कहा गया है, हमारी लड़ाई जमीन की नहीं बल्कि कानूनी अधिकार की थी। हमको भीख में कोई चीज नहीं चाहिए। हमारा जो हक है हमें दे दो। चलिए बढ़ते हैं अगले बड़े अपडेट की ओर। किसान आंदोलन, सिद्धू का सरकार पर वार, कहा तख्त गिराए जाएंगे, ताज उछाले जाएंगे। देश की राजधानी दिल्ली की सरहदों दिल्ली बॉर्डर पर बीते 11 दिनों से किसानों की नाराजगी जारी है। उनकी इस नाराजगी का समर्थन करने कई बड़ी हस्तियां भी आगे आई हैं। अब इन्हीं समर्थकों में कांग्रेस के नेता और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू का नाम भी शामिल हो गया है। सिद्धू ने अपने चिर परिचित अंदाज में कविता के जरिए किसानों के पक्ष में आवाज उठाई है। हालांकि उन्होंने बगैर नाम लिए सरकार पर भी निशाना साधा है। सिद्धू ने ट्वीट किया कि आज भारत के असल बहुसंख्यक अपनी ताकत दिखा रहे हैं। किसान आंदोलन एकता में अनेकता की भावना को तैयार कर रहा है। उन्होंने लिखा कि यह एक असहमति की एक चिंगारी है जो एक बड़े आंदोलन के जरिए जाति नस्ल के भेद से ऊपर उठकर देश को एक कर देती है। नीति आयोग को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। अगले वित्त वर्ष के अंत तक कोविड पूर्व के स्तर पर पहुंचेगी अर्थव्यवस्था। नीति आयोग देश की आर्थिक वृद्धि दर अगले वित्त वर्ष 2021-22 के अंत तक कोविड-19 के पूर्व के स्तर पर पहुंच जाएगी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने रविवार को यह बात कही। कुमार ने कहा कि चालू वित्त वर्ष 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में गिरावट 8% से कम रहने का अनुमान है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी चालू वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर में गिरावट के अनुमान को 9.5% से घटकर 7.5% कर दिया है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कुमार ने अगले वित्त वर्ष के लिए वृद्धि दर के अनुमान के बारे में पूछे जाने पर पीटीआई भाषा से कहा कि हम निश्चित रूप से 2021-22 के अंत तक कोविड-19 के पूर्व के स्तर पर पहुंच जाएंगे। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में जीडीपी में गिरावट 8% से कम रहने का अनुमान है। भारतीय अर्थव्यवस्था ने विनिर्माण गतिविधियां बढ़ने से चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में उम्मीद से बेहतर सुधार दर्ज किया है। जुलाई सितंबर तिमाही में अर्थव्यवस्था में गिरावट घटकर 7.5% रह गई है। बेहतर उपभोक्ता मांग से आगे अर्थव्यवस्था की स्थिति सुधरने की उम्मीद है। संपत्ति के मौद्रीकरण पर कुमार ने कहा कि यह काम मौजूदा समय में जारी है, इस पर उच्च स्तर से ध्यान दिया जा रहा है। हम इस काम को जारी रखेंगे, यह सुनिश्चित करेंगे कि संपत्ति के मौद्रीकरण लक्ष्य को हासिल किया जा सके। सरकार का चालू वित्त वर्ष में विनिवेश से 2.10 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य है। इसमें से 1.20 लाख करोड़ रुपए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों सीपीएसई में हिस्सेदारी बिक्री से 90,000 करोड़ रुपए वित्तीय संस्थानों में सरकार की हिस्सेदारी बिक्री से जुटाए जाएं। जवानों को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट। सेना के जवानों को मिलेगा 11 साल का मकान भत्ता, जाने सरकार ने क्या उठाया कदम। सरकार ने तीनों सेना के जवानों के लिए एक नियम बनाया है, जिसमें जो जवान किराए से रहते हैं वो रैंक के आधार पर मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम के तहत मकान का भत्ता ले सकते हैं। दरअसल छठे पे कमीशन में कुछ गड़बड़ी की वजह से सैनिकों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा था। सैनिकों को जनवरी 2006 से जून 2017 तक यानी 11 सालों तक क्वार्टर के बदले कंपनसेशन नहीं मिल पाया था। अब यह लाभ लेने के लिए सैनिक जून 2006 से जून 2017 तक के बीच का कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने इस पर आदेश जारी कर दिया है। यह व्यवस्था साल 2006 से लागू मानी जाएगी। ऐसे में एक अनुमान के आधार पर कहा गया है कि सेना के जवानों को करीब 1000 करोड़ रुपए का फायदा होने की उम्मीद है। एयरफोर्स और नेवी के सैनिकों को मिलता रहा ये लाभ। बता दें कि साल 2006 से जब छठा पे कमीशन लागू हुआ उसमें कुछ गड़बड़ियों के चलते इंडियन आर्मी के सैनिकों को क्वार्टर के बदले कंपनसेशन CILQ नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि सैलरी के आधार पर मिलने वाले कुछ ही अलाउंस का जिक्र सरकारी पत्र में किया गया। इसमें CILQ का जिक्र नहीं था, जो सैलरी के अपग्रेड होने के साथ ही अपग्रेड होता है, यानी सैलरी से जुड़ा हुआ था। हालांकि इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के सैनिकों को यह मिलता रहा, लेकिन इंडियन आर्मी को इसका लाभ नहीं मिल रहा था।
किसान आंदोलन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। किसान आंदोलन पर शरद पवार ने सरकार को चेताया, मांगों पर विचार नहीं हुआ तो दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा आंदोलन। दिल्ली बॉर्डर पर नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के प्रदर्शन का आज 11वां दिन है। सरकार के साथ 5वें राउंड की बातचीत भी बेनतीजा रही। इसके साथ ही किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। किसान आंदोलन पर कई राजनेताओं ने चिंता जाहिर की है, वहीं कुछ राजनीतिक दल इसका समर्थन कर रहे हैं। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने किसान आंदोलन पर कहा कि अगर जल्द से जल्द समाधान नहीं हुआ तो देश भर के किसान पंजाब हरियाणा के किसानों के साथ आंदोलन में शामिल हो जाएंगे। शरद पवार ने कहा, देश की खेती और अन्न उत्पादन पर ध्यान दे तो सबसे ज्यादा योगदान हरियाणा और पंजाब के किसानों का है। विशेष तौर पर गेहूं और चावल की खेती से दुनिया के 17-18 देशों को धान पहुंचाने का काम इन किसानों ने किया है। अगर पंजाब और हरियाणा के किसान रास्तों पर आ रहे हैं तो इसे बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए। देश भर के किसान होंगे प्रदर्शन में शामिल। शरद पवार ने कहा, अगर ऐसा चलता रहा तो ये आंदोलन बस दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि देश के कोने कोने के लोग किसानों के साथ खड़े होंगे। जब बिल पास किया जा रहा था, हमने सरकार से गुजारिश की थी कि उन्हें जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए। प्रयागराज से महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। प्रयागराज कुंभ मेले में टेंट सप्लाई पर लगा 109 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप। प्रयागराज के दारागंज पुलिस स्टेशन में यहां के जाने माने टेंट सप्लायर्स लल्लू जी एंड सन्स के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन पर आरोप है कि उन्होंने साल 2019 के कुंभ में दिए गए सामानों के एवज में जाली बिल जमा कर उत्तर प्रदेश सरकार से 109.85 करोड़ रुपए ठगने का प्रयास किया है। लल्लू जी के यहां से दशकों से कुंभ, महाकुंभ और माघ मेले के लिए टेंट, फर्नीचर और लाउड स्पीकर्स मंगाए जाते रहे हैं। उनके खिलाफ यह प्राथमिकी कुंभ मेले के तत्कालीन अतिरिक्त मेला अधिकारी दयानंद प्रसाद ने दर्ज कराई है। एफआईआर में फर्म से जुड़े 11 लोगों के नाम शामिल हैं। प्रयागराज मेला प्राधिकरण द्वारा फर्म को अगले 5 वर्षों के लिए ब्लैक लिस्ट भी कर दिया गया है। फर्म ने करोड़ों के फर्जी बिल बनाए थे। अधिकारी स्टेशन हाउस ऑफिसर एसएचओ जे.पी. शाही ने कहा कि शिकायत में दावा किया गया है कि प्रयागराज मेला प्राधिकरण को कुंभ के लिए शहर में एक बड़ा सा अस्थायी टेंट लगाना था। इसके लिए फर्म को टेंट, टीन के शीट्स और फर्नीचर का ठेका दिया गया था। फर्म ने फरवरी 2017 से 6 जुलाई 2019 के बीच 196.24 करोड़ रुपए का बिल जमा किया, जबकि जांच किए जाने पर पता लगा कि 86.83 करोड़ तक के बिल असली थे, बाकी सभी जाली थे। प्रयागराज मेला प्राधिकरण में कुंभ मेला अधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, फर्म ने करोड़ों के फर्जी बिल बनाए थे। अगर सभी विभागों से फर्म को किए गए भुगतान की बात की जाए तो इन्हें लगभग 171 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। उन्होंने आगे कहा, फर्म ने भी इस मामले के लिए मध्यस्थता अदालत का दरवाजा खटखटाया है और सभी कागजात पेश किए हैं, जिसमें हमारे अधिकारियों के जाली हस्ताक्षर भी हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब कल मिलेंगे देश भर की तमाम बड़ी व छोटी खबरों के साथ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें और रोजाना ऐसी वीडियोस को लाइक कर शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।